In this session, we will discuss Science and Tech PYQ of 2024 for UPSC Prelims Civil Services Examination. 2024 में साइंस एंड टेक सेक्शन से टोटल 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हीं क्वेश्चंस का इस सेशन के अंदर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। फर्स्ट क्वेश्चन डिजिटल इंडिया से रिलेटेड था। क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर कुछ पेयर्स गिवन है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा पेयर करेक्ट है। पेयर नंबर 1 डिजीलॉकर प्रोवाइड अ पब्लिक क्लाउड स्टोरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। डिजीलॉकर इंडिया के ऑल सिटीजन्स के लिए पब्लिक क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता है। दिस पेयर इज करेक्ट। पेयर 2 उमंग अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल सिटीजन्स टू एक्सेस पैन इंडिया ई गवर्नेंस सर्विसेज। ई गवर्नेंस सर्विसेज तक ऑल इंडियन सिटीजन्स के एक्सेस को इंश्योर करने के लिए उमंग प्लेटफॉर्म दिस इज ट्रू। दीक्षा एन इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग। दीक्षा स्कूल एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग के लिए एक इनिशिएटिव है। दिस पेयर इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज सी, ऑल थ्री पेयर्स करेक्ट हैं। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। डिजीलॉकर फ्लैगशिप इनिशिएटिव अंडर डिजिटल इंडिया। डिजीलॉकर डिजिटल इंडिया के अंडर एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है एम्ड एट डिजिटल एम्पावरमेंट। डिजिटल एम्पावरमेंट इसका मेन एम है। प्रोवाइड अ पर्सनल स्टोरेज स्पेस टू सिटीजन्स टू स्टोर दियर डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए डिजीलॉकर ऑल सिटीजन्स को पर्सनल स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है। उमंग उमंग मीन्स यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। न्यू एज गवर्नेंस के लिए ये एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड NEGD टू ड्राइव मोबाइल गवर्नेंस इन इंडिया। इंडिया में मोबाइल गवर्नेंस को ड्राइव करने के लिए उमंग मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड NEGD के द्वारा डेवलप किया गया। प्रोवाइड अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू एक्सेस वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज। वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज तक एक्सेस इंश्योर करने के लिए उमंग एक सिंगल प्लेटफॉर्म है। दीक्षा दीक्षा में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग के लिए दीक्षा एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन। ये स्कूल एजुकेशन के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म है। एन इनिशिएटिव ऑफ NCERT एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दीक्षा जो इनिशिएटिव है ये NCERT एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है। क्वेश्चन नंबर 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLM से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को कौन सा यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है। करेक्ट आंसर इज बी। दे आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स ट्रेंड ऑन अ वास्ट अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डाटा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डाटा के बेस पर ट्रेंड किए जाते हैं। So let's discuss the detail of this question. Context: with the rise of ChatGPT and Gemini, LLMs were a hot topic. Mechanism: LLMs like GPT-4 or Gemini use deep learning and are trained on a massive dataset to predict the next word in a sequence, allowing them to generate human-like text. क्वेश्चन नंबर 3 ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन था। विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट गिवन है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1 इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। स्टेटमेंट 2 it can be used as a fuel for heavy industry and long haul transport। heavy industry and long haul transport में एज ए फ्यूल इसको यूज किया जा सकता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। स्टेटमेंट 3 इट एमिट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बर्न्ड। दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज जब ग्रीन हाइड्रोजन को बर्न किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जीरो होता है। सो करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 and 3। सो लेट्स डिस्कस द डिटेल ऑफ दिस क्वेश्चन। Statement 1 green hydrogen is produced through electrolysis where electricity comes from renewable source। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी
रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड के थ्रू यूज की जाती है। स्टेटमेंट टू, सिंस इट हैज हाई एनर्जी डेंसिटी इट इज आइडियल फॉर हार्ड टू एबिट सेक्टर्स लाइक स्टील प्लांट एंड हैवी शिपिंग। स्टील प्लांट एंड हैवी शिपिंग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन आइडियल एनर्जी सोर्स है। स्टेटमेंट थ्री, व्हेन हाइड्रोजन इज कंबस्टेड द बाय प्रोडक्ट इज वाटर वेपर नॉट CO2। जिस टाइम पर हाइड्रोजन को कंबस्ट किया जाता है देन बाय प्रोडक्ट जो इसके थ्रू रिलीज होता है दिस इज वाटर वेपर। CO2 रिलीज इसके थ्रू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 related to nuclear fusion. Which one of the following is the purpose of the ITER project? ITER. ITER means International Thermonuclear Experimental Reactor. ITER प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन सा क्या पर्पज है इसका, इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करेक्ट आंसर इज बी, टू डेवलप अ कमर्शियल स्केल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। ITER International Thermonuclear Experimental Reactor. Based in France, it aims to prove the feasibility of fusion as a large-scale and carbon-free source of energy based on the same principle that power the sun and stars. Question number 5 regarding fuel cells and hydrogen. Which of the following statement about hydrogen fuel cell vehicles is are correct? हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट 1, they emit only water vapor and heat. हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स ओनली वाटर वेपर एंड हीट प्रोड्यूस करते हैं दिस इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू, दे कैन बी रिफ्यूल्ड इन अ फ्यू मिनट्स सिमिलर टू गैसोलिन व्हीकल्स। गैसोलिन व्हीकल्स के सिमिलर हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स को फ्यू मिनट्स में ही रिफ्यूल किया जा सकता है दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट थ्री, दे यूज एन इंटरनल कंबसन इंजन। इंटरनल कंबसन इंजन इसमें नहीं होगा बिकॉज इसके लिए एक अलग सिस्टम होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज ए 1 and 2 ओनली। So let's discuss the detail of this question. Statement 1, fuel cell combine hydrogen and oxygen to produce electricity. फ्यूल सेल जो होते हैं इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कंबाइन होते हैं। तो ओनली बाय प्रोडक्ट आर वाटर एंड हीट। इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो वाटर एंड हीट होता है। Statement 2, unlike battery electric vehicles that take hours to charge, hydrogen tank can be refilled in 3 to 5 minutes. बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होती है ना चार्ज करने के लिए आवर्स लग सकता है बट हाइड्रोजन टैंक को 3 to 5 मिनट्स में रिफिल किया जा सकता है। स्टेटमेंट 3, दे यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर नॉट एन इंटरनल कंबशन इंजन। द फ्यूल सेल क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी टू पावर द मोटर। Question number 6 related to small modular reactors. Consider the following statement regarding small modular reactors. SMR से related एक question है। Statement 1, they have a power capacity of up to 300 megawatt per unit. Small modular reactors जितने भी होते हैं पर यूनिट की जो पावर कैपेसिटी होती है वो 300 मेगावाट होती है। दिस स्टेटमेंट ट्रू। Statement second, they are physically a fraction of size of a conventional nuclear power reactor. कॉन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के कंपेयर में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं कॉन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के फ्रैक्शन के इक्वल होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। स्टेटमेंट 3, they can be factory fabricated and transported to a site for installation. This statement is also true. So correct answer is D, 1, 2 and 3. Capacity H per IAEA SMRs small modular reactors are advanced nuclear reactors with a capacity of up to 300 megawatt per unit. Size and portability, their modular nature allow them to build in factories and shipped to locations where large plants are not feasible. Question number 7 related to genome sequencing. With reference to the Genome India project, consider the following statement. It aims to sequence the whole genome of 10,000 Indian citizens. Genome India प्रोजेक्ट का मेन एम अबाउट 10,000 इंडियन सिटीजन्स के whole genome को सीक्वेंस करना है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, इट इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। गोल
Project was completed successfully, sequencing 10,000 genomes to create a reference database for Indian population. इंडियन पॉपुलेशन का रेफरेंस डाटाबेस तैयार करने के लिए 10,000 जीनोम्स का यहाँ पर सक्सेसफुली सीक्वेंसिंग किया गया है। नोडल एजेंसी, इट इज अ मेजर इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लीड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर ही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आता है, उसके द्वारा इस मेजर इनिशिएटिव को लीड किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 related to radio radioisotope thermoelectric generators. क्वेश्चन, RTGs, RTGs का मीनिंग होता है रेडियो आइसोटोप thermoelectric generators are used in space exploration to provide power. What is their primary source of energy? RTGs का यूज स्पेस एक्सप्लोरेशन में पावर प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। इसका प्राइमरी सोर्स क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। करेक्ट आंसर इज बी, हीट रिलीज्ड फ्रॉम द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप के डिके के बाद जो हीट रिलीज होती है वही इसका एक प्राइमरी सोर्स होता है। लॉजिक, डीप स्पेस मिशंस लाइक वोयागर एंड मार्स रोवर where sunlight is weak cannot rely on solar panels. RTGs convert the heat from the natural decay of plutonium-238 into electricity. Question number 9 related to 3D printing. In which of the following areas can 3D printing be applied? 3D printing का यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है? Production of confectionery items, this is true. Manufacture of bionic ears, this is true. Automotive industry for rapid prototyping, this is true. Construction of forges, this is true. So correct answer is D, 1, 2, 3 and 4. 3D printing is highly versatile. It's used in food, chocolate printing, medicine, prosthesis, bionics, engineering and even paleontology. Question number 10 related to MEMS, micro electromechanical system. Which of the following everyday devices use MEMS technology? Micro electromechanical system technology का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? एक्सेलरोमीटर इन स्मार्टफोन, यस इसमें किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर हेड्स, इसमें भी किया जाता है। एयरबैग सेंसर्स इन कार्स, यहाँ भी किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 and 3. MEMS are tiny integrated devices. They sense motion in phones, control ink flow in printers, and trigger airbags during a crash. Question number 11 related to military stealth technology. Which of the following best describe the function of radar absorbent material RAM used in stealth aircraft? Stealth aircraft में radar absorbent material RAM का जो यूज किया जाता है इसका मेन फंक्शंस को कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है? करेक्ट आंसर इज सी, इट minimizes the radar cross section of the aircraft by absorbing electromagnetic waves. Mechanism, stealth technology does not make an aircraft invisible to the eye, but to radar. RAM is a special paint coating that converts incoming radar's electromagnetic energy into heat, which is then dissipated, preventing the signal from bouncing back to the radar receiver. Question number 12 related to Web 3.0 and blockchain. With reference to Web 3.0, consider the following statement. Web 3.0 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये फाइंड करना है। वेब 3.0 टेक्नोलॉजी enable people to control their own data. वेब 3.0 टेक्नोलॉजी पीपल को अपने डाटा को कंट्रोल करने के लिए इनेबल बनाते हैं, दिस इज ट्रू। इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क, ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क इसके थ्रू क्रिएट किया जा सकता है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। Statement 3, it is operated by users collectively rather than a central corporation. वेब 3.0 कलेक्टिवली यूजर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है रादर देन सेंट्रल कॉर्पोरेशन। सो करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 and 3. Statement 1 and 3. Unlike Web 2.0 dominated by companies like Google, Meta, Web 3.0 is decentralized. It uses blockchain to give data ownership back to users. Statement 2. Decentralized social media
is a core part of Web 3.0 ecosystem where no single entity can censor or own the content. So correct answer is D.